गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पॉलिनेशन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा था। आज हम क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ने वाले हैं। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है स्वपरागण और क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है परपरागण। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन। आप सभी जानते हैं कि क्रॉस मतलब एक पादप एक प्लांट में नहीं, यदि किसी एक पादप के पुष्प से पोलन ग्रेन किसी दूसरे पादप के पुष्प के स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। इन दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन द पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंथर्स ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। देखिए, इन दिस केस द टू फ्लावर्स आर जेनेटिकली डिफरेंट। देखिए, वहाँ पे भी हमने एक इटोनोगेमी पढ़ा था जिसमें कि एक दोनों दो पुष्प अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों पुष्प एक ही प्लांट के होते हैं। ओके, तो यहाँ पे दोनों जो बोथ फ्लावर्स आर ऑफ डिफरेंट plants and they are genetically different. Cross pollination is always dependent on another agent to cause the transfer of pollen. अब देखिए, ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि वह स्वतः ही अपने आप ही गिर जाए। जैसे अगर हम सेल्फ पॉलिनेशन की बात करें तो वो दोनों इतने पास में होते हैं कि वे ऑटोमेटिकली टच होने से या मैकेनिकल प्रेशर से भी वे ट्रांसफ़र हो जाते हैं सेम स्टिग्मा पर, सेम एंथर से पोलन ग्रेन उसी पुष्प की स्टिग्मा पर क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन में आपको किसी न किसी एजेंट की पक्का आवश्यकता रहेगी। तो वो एजेंट्स क्या हो सकते हैं, वो एजेंट जैविक भी हो सकते हैं, अजैविक भी होते हैं। मतलब दे कैन बी बायोटिक और दे कैन बी एबायोटिक। बायोटिक एजेंट्स की हम बात करें तो उसमें बर्ड्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त बैट्स हो सकती है, चमगादड़ जो होती है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये सब क्या हैं, जैविक या बायोटिक एजेंट्स। अगर हम एबायोटिक एजेंट्स की बात करें तो उसमें हवा तथा जल हो सकता है, एयर एंड विंड एंड वाटर। यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या क्या एडेप्टेशन पाए जाते हैं किसी पुष्प के अंदर। तो यहाँ पे ये 5 एडेप्टेशन बताए गए हैं, आपको इन सबको याद रखना है क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। पहला है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, दूसरा है सेल्फ स्टेरिलिटी, तीसरा है डाइकोगैमी, चौथा है हर्कोगैमी एंड हेटेरोस्टाइली। तो इन पांचों को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर कि यदि किसी पुष्प में वह एक लिंगाश्रयी है, मतलब इफ़ द फ्लावर इज़ यूनिसेक्सुअल, तो यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास में, क्योंकि यहाँ पे या तो वह क्या होगा, गाइनेंड्रस होगा, मतलब उसमें सिर्फ क्या होगा, फीमेल गैमिट्स होंगे, और या फिर उसमें सिर्फ मेल गैमिट्स होंगे। तो उसको फर्टिलाइजेशन के लिए क्रॉस पॉलिनेशन ही उसके पास में ऑप्शन होगा। उदाहरण के रूप में यदि हम यूफोर्बिया को देखें तो यूफोर्बिया यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं यूफोर्बिया में। देन दूसरा है सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी होती है कि स्वबंधिता, कि आप यदि स्वयं का उसी पुष्प का पोलन यदि स्टिग्मा पे ट्रांसफ़र हो गया है बट वो आगे फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता बिकॉज द प्लांट इज सेल्फ स्टेराइल। सो इन सम प्लांट्स पोलन ग्रेन हैव नो इफेक्ट बिकॉज दे आर सेल्फ स्टेराइल। बिकॉज जैसे वो ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा में कोई चेंज नहीं होती, कोई पोलन ट्यूब नहीं बनती है, कोई किसी प्रकार का फर्टिलाइजेशन नहीं होता। इसका उदाहरण है ऑर्किड्स। ओके, तो ये तो दो हो गए। नेक्स्ट है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी आपको जिसके नाम से लग रहा है, डाई मतलब दो, तो इसमें क्या होता है, दो जो मेल हम गैमेट की बात करें और फीमेल गैमेट की बात करें, उन दोनों के परिपक्व या मेच्योर होने का टाइम अलग अलग होता है। मतलब या तो पहले मेल गैमेट परिपक्व हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं प्रोटेंड्री। एंड्री का शब्द आया है एंड्रोशियम से। ओके, तो इसको बोलेंगे प्रोटेंड्री, मतलब एंड्रोशियम जो है वो प्रो मतलब पहले डेवलप हो गया है, तो आप नाम से इसको पता लगा सकते हैं। इसका उदाहरण है कोरिएंडर। देन हम बोल सकते हैं प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी का मतलब है कि यहाँ पे गाइनोशियम या जायांग पहले डेवलप हो गया है। इसका उदाहरण है चंपा। तो इसमें डाइकोगैमी के अंदर समय या टाइम, मैच्योरेशन का टाइम जो है वो दोनों का अलग अलग होता है, किसका, मेल और फीमेल गैमेट्स का।
दोनों के उदाहरण आप पढ़ लेंगे। प्रोटेंडरी क्या होता है, प्रोटोगाइनी क्या होता है, ये दोनों भी आप पढ़ेंगे। तो ये बात हुई डाइकोगैमी की। नेक्स्ट है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी का मतलब होता है कि यहाँ पे आप मान लीजिए, ये पहली बात हमने देखी कि फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो तो कुछ नहीं हो सकता। अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल नहीं है, मतलब धर्मी या फिर द्विलिंगाश्रयी पादप है, तो हो सकता है कि उसमें सेल्फ स्टेरिलिटी हो। सेल्फ स्टेरिलिटी भी नहीं है तो हो सकता है कि उसमें डाइकोगैमी हो। तो ये सब क्या है, एक तरह से एडेप्टेशन है ताकि क्रॉस पॉलिनेशन हो। डाइकोगैमी भी नहीं है कि भाई दोनों जो है मेल और फीमेल गैमेट एक समय में ही मेच्योर हो रहे हैं। तो चौथी चीज़ हो सकती है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी मतलब कुछ ऐसे बैरियर्स होते हैं, फिजिकल बैरियर्स, जिसके कारण उसमें किसी सेल्फ पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन हो ही नहीं पाता। कैसे बैरियर्स, जैसे कि आपको उदाहरण के रूप में बताऊं कि यहाँ पे जो जो स्टिग्मा और एंथर, आप देख रहे हैं एंथर की साइज़ कितनी छोटी है, बहुत नीचे है, और स्टिग्मा बहुत ऊंची है। तो यह नीचे से ऊपर तक ट्रांसफ़र होने में फिजिकल बैरियर है और इतना आसानी से ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो इसे हम कहेंगे हर्कोगैमी। यहाँ पे हर्कोगैमी सबसे लास्ट जो थर्ड डायग्राम है, इसमें हर्कोगैमी एब्सेंट है। और यहाँ पे हर्कोगैमी भी दो प्रकार की है कि अप्रोच हर्कोगैमी एंड रिवर्स हर्कोगैमी। आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन आपको सिर्फ ये इसलिए बताया गया है कि भाई किस प्रकार से फिजिकल बैरियर्स या कुछ ऐसे कारण होते हैं, स्ट्रक्चरल कुछ रीजंस होते हैं जिसके कारण सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। सो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स विथ स्टेमन्स एंड कार्पल्स मैच्योरिंग एट द सेम टाइम, देखो यहाँ पे बताया हुआ है, ऑफन प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन बाय प्लेसिंग बैरियर्स बिटवीन द टू। अब यहाँ पे स्टेमन और कार्पल्स के बीच में कुछ बैरियर्स होते हैं जिसके कारण क्या नहीं हो पाता, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता। तो इसका उदाहरण है एरिस्टोलोकिया और कैलोट्रोपिस, हर्कोगैमी का। हर्कोगैमी के बाद में जो लास्ट एडेप्टेशन है वो है हेटेरोस्टाइली। हेटेरोस्टाइल क्योंकि आप इसके नाम से देख पा रहे हैं कि हेटेरो मतलब अलग अलग, स्टाइल मतलब आप जानते हैं वर्तिका को हम स्टाइल कहते हैं, तो यहाँ पे है स्टाइल। तो हेटेरोस्टाइली मतलब अलग अलग लंबाई की स्टाइल्स। इसका एक हम उदाहरण द्वारा इसको समझेंगे कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के पुष्प पाए जाते, सेम पौधे की अलग अलग वेराइटीज़ पाई जाती है। तो यहाँ पे कुछ जो पादप होते हैं दे हैव शॉर्ट स्टाइल एंड लॉन्ग स्टेमिन, और कुछ पादपों में क्या होता है लॉन्ग स्टाइल्स एंड शॉर्ट स्टेमिन्स। इसके उदाहरण है ऑक्जेलिस प्राइम्यूला। प्राइम्यूला वर्ग हम उदाहरण लेते हैं। ये प्राइम्यूला का एक पुष्प है, आप देख रहे हैं इसमें दो प्रकार के पादप होते हैं, उन दो प्रकार के पादपों में अलग अलग प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। तो यहाँ पे एक पादप का पुष्प आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सबसे नंबर 1 वाला जो है, जिसमें जो एंथर है वो नीचे है और स्टिग्मा ऊपर है, और दूसरे वाले पुष्प में स्टिग्मा नीचे है और एंथर ऊपर है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम पॉलिनेशन की बात करें तो जो हाइट में जो पुष्प के एंथर और स्टिग्मा है उनमें पॉलिनेशन पॉसिबल है तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा, और उसी प्रकार समान लेंथ में नॉर्मली पॉलिनेशन पाया जाता है ताकि वो आसानी से, विंड पॉलिनेशन होता है सामान्यतः, तो हवा द्वारा यह पहुँचा दिए जाते हैं समान लेंथ की उस पर एंथर पे। तो इस प्रकार से लॉन्ग स्टाइल्ड और शॉर्ट स्टाइल्ड यदि हेटेरो स्टाइली पाई जा रही है तो वहाँ पे भी क्रॉस पॉलिनेशन ही पाया जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं पाया जाएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि क्रॉस पॉलिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन या वेक्टर्स ऑफ पॉलिनेशन, कि कौन कौन से वाहक होते हैं या फिर कौन कौन से एजेंट्स होते हैं जो कि क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको लगभग जितने भी वाहक होते हैं उन सबको मैंने इसमें इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो या नहीं हो, क्योंकि इनके नाम याद करने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन बताऊँगी कि इस पर कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से एबायोटिक या अजैविक फैक्टर होते हैं। उसमें केवल दो हैं, एयर एंड वाटर। तो एनिमोफिली एंड हाइड्रोफिली, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों दे बोथ आर एबायोटिक फैक्टर। और उसके बाद में एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली, कैरेप्टेरोफिली, मेलेकोफिली एंड एंथ्रोपोफिली, ये सब क्या हैं, दे ऑल आर बायोटिक फैक्टर। तो हम इसमें से पढ़ना स्टार्ट करते हैं एक एक को। एनिमोफिलो की हम बात कर रहे हैं तो एनिमोफिली है कि परागण या पोलिनेशन होता है वो एयर के द्वारा होता है।
तो इसमें जो परागकण या पोलन ग्रेन्स को हवा द्वारा उड़ा के किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पे ले जाया जाता है। तो आप खुद सोचिए कि यदि हमें हवा द्वारा उड़ा के लेके जाना है तो उस पुष्प की में क्या क्या क्वालिटीज़ होगी। सबसे पहली क्वालिटी होगी कि वेट, जो पोलन है वो बहुत हल्के होंगे। तो यहाँ पे उसके अलावा हमको जो पुष्प होंगे वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि अट्रैक्टिव का कारण होता है कि अगर इंसेक्ट्स को या आपको बर्ड्स को अट्रैक्ट करना है तो पुष्प बड़े बड़े और अट्रैक्टिव कलरफुल होंगे। हवा द्वारा करना है तो आपको यहाँ पे किसी प्रकार की खुशबू या फिर उसकी अट्रैक्शन, बड़े बड़े पुष्प उसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो नॉर्मली द जो फ्लावर्स आर ग्रीनिश, स्मॉल एंड ऑर्डरलेस। Okay, this type of pollination usually occurs when plants lack flowers with nectar and other features. इसमें नेक्टर भी नहीं पाए जाते, क्योंकि नेक्टर आप जानते हैं कि इंसेक्ट्स नेक्टर को सक करते हैं, तो यहाँ पे इंसेक्ट्स की आवश्यकता नहीं है। एंड फ्लावर्स आर इनकॉन्स्पिक्यूअस, मतलब बहुत सूक्ष्म, मतलब सूक्ष्म साइज के होते हैं जो फ्लावर्स होते हैं। The male parts of the Anemophilous flowers tend to produce very large quantity of pollen grain. तो ये भी एक इसकी खासियत होती है कि यहाँ पे पोलन ग्रेन बहुत सारे बनते हैं, बहुत लार्ज क्वांटिटी में बनते हैं, ताकि वे आसानी से हवा द्वारा उड़ा के, और चांसेस रहते हैं अगर ज़्यादा मात्रा में बनेंगे तो चांसेस रहते हैं कि वे किसी और स्टिग्मा तक पहुँच पाएँ। कम मात्रा में रहेंगे तो उनकी चांसेस कम हो जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, मतलब स्टिग्मा जो होता है, वर्तिकाग्र जिसको हम बोलते हैं, वह बड़ा होता है और वह चिपचिपा होता है, ताकि उस पर आसानी से पोलन ग्रेन ट्रांसफ़र हो जाए। कोकोनट, पाम, मेज, ग्रास एंड ऑल द जिम्नोस्पर्म्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ विंड पॉलिनेटेड प्लांट्स। हम जानते हैं जितने भी जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें सामान्यतया इसी प्रकार का पॉलिनेशन या परागण पाया जाता है। हम देखते हैं कि आपको पोलेंस जो होते हैं, एक वसंत ऋतु के टाइम पे बहुत सारे पोलेंस वातावरण में मिलते हैं, हमें विजिबल भी होते हैं, तो वे सब विंड पॉलिनेटेड ही होते हैं। तो ये बात हुई एनिमोफिली की। अब हम बात करेंगे हाइड्रोफिली की। हाइड्रोफिली मतलब जल द्वारा परागण। तो जल में अगर आपको जल की लहरों के साथ में या फिर जल के बहाव के साथ में यदि परागकण किसी एक पादप से दूसरे पादप तक पहुंच जाते हैं तो उसे हम कहते हैं जल परागण। अब इसमें भी आपको ध्यान है कि आपको किसी प्रकार के कोई अट्रैक्शन की आवश्यकता नहीं है, कोई नेक्टर या किसी ग्रंथि की आवश्यकता नहीं है। बस यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि द पोलन इज़ अडेप्टेड टू बी एबल टू फ्लोट इन वाटर। अगर पोलन पानी पर फ्लोट नहीं कर सकता या उसके ऊपर तैर नहीं सकता तो कोई ये पॉसिबल नहीं होगा। तो इसमें पोलन पानी के अंदर डूबना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे है द पोलन इज़ अडेप्टेड टू एबल टू फ्लोट इन वाटर। एग्जाम्पल है इसके पोटेमोजिटोन एंड निम्फिया, ये जलोद्भिद पादप हैं या हाइड्रोफाइट्स हैं। तो ये है हाइड्रोफिली के उदाहरण। नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर होता है पॉलिनेशन का, क्रॉस पॉलिनेशन का, वो होता है इंसेक्ट्स। इसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स। अब इसमें क्योंकि आपको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना है तो दीज फ्लावर्स आर ऑफन अट्रैक्टिव टू लुक एट विथ ब्राइट पेटल्स एंड फ्रेगरेंट टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट विजिटर्स टू दैम। यहाँ पे क्या है कि ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं ताकि इंसेक्ट्स यहाँ तक पहुँच पाए। ओके, दे ऑफन हैव ब्रॉड स्टिग्मा और एंथर्स टू अलाउ द इंसेक्ट टू पर्च ऑन दैम। इसमें बहुत बड़ी स्टिग्मा पाई जाती है ताकि एंथर्स यहाँ पे आसानी से जो इंसेक्ट्स होते हैं वे आसानी से इसके ऊपर बैठ पाए और पोलन को ट्रांसफ़र कर पाए। मैनी ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑल्सो सिक्रीट नेक्टर। यहाँ पे नेक्टर सिक्रीट करते हैं जो कि बीज एंड बटरफ्लाईज जैसे इंसेक्ट्स को जो अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि वे नेक्टर को सक करने के लिए इनके ऊपर आते हैं और यहाँ बैठने के कारण इनके जो पोलन ग्रेन्स हैं वो इंसेक्ट्स पे अटैच हो जाते हैं और वे जब किसी और प्लांट पे जाते हैं वहाँ की स्टिग्मा पे उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। नेक्स्ट है ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स। ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स होते हैं बड़े बड़े पुष्प होंगे जो कि बर्ड्स के द्वारा जिनका पॉलिनेशन होता है, उसे हम कहते हैं ऑर्निथोफिलस फ्लावर्स। ये बहुत रेयरली पाया जाता है, ज़्यादा नहीं मिलता। देन है कायरेप्टेरोफिली। कायरेप्टेरोफिली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। पॉलिनेशन बाय बैट्स। बैट्स मतलब चमगादड़। कुछ ऐसे पुष्प होते हैं जो कि रात्रि में खिलते हैं। तो रात्रि काल में जो खिलने वाले पुष्प होते हैं उसमें जो बैट्स होती है या चमगादड़ें होती है
वे उस पे आके बैठती हैं और वहाँ से वे पोलन ग्रेन को दूसरे पुष्प पे जाके बैठ के ट्रांसफ़र करती हैं। तो इसका उदाहरण है एंथोसिफेलस कदम्बा, जो हम कदम का पुष्प बोलते हैं। वहाँ पे इस प्रकार का पॉलिनेशन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं कायरेप्टेरोफिली। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्हाट इज़ कायरेप्टेरोफिली। मेलेकोफिली ये बहुत कम बुक्स में दिया गया है, ये बहुत नया टर्म है, लेकिन मैं इसको इंक्लूड कर रही हूँ क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। कुछ जो पादप होते हैं जो उसमें मेले जो स्नेल्स होते हैं या घोंगे होते हैं उनके द्वारा पॉलिनेशन होता है और ये बहुत रेयरली पाया जाता है। इसे कहते हैं मेलेकोफिली। पॉलिनेशन इज अ क्रूशियल इकोलॉजिकल प्रोसेस दैट एड्स sexual reproduction in flower plants, although a variety of animals are known to bring about pollen transfer and pollination by snails, is called melecophily. उदाहरण है वॉल्वुलोप्सिस न्यूमुलेरियम। तो ये आप उसको एग्जाम्पल दे सकते हैं मेलेकोफिली का। नेक्स्ट है एंथ्रोपोफिली। ये सबसे इम्पॉर्टेंट अभी इसलिए है क्योंकि ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन जिसे हम कहते हैं कि ह्यूमन द्वारा जब पॉलिनेशन करवाया जाता है, प्लांट ब्रीडिंग में नॉर्मली होता है कि ह्यूमन स्वयं किसी एक ब्रीड के पादप के का पोलन किसी और दूसरे पादप के स्टिग्मा पे डाल के आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करके कुछ नई ब्रीड को बनाता है, जो हम प्लांट ब्रीडिंग में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं एंथ्रोपोफिली। पॉलिनेशन बाय ह्यूमन इंटेंशनली किया जाता है ये। If there are any difficulties in pollination process through abiotic or biotic agents, the artificial method of pollination is performed by spreading pollen grains over the female flowers. तो इसे हम कहते हैं एंथ्रोपोफिली। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि क्या क्या हम पढ़ते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, कि क्या क्या लाभ होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के। सो क्रॉस पॉलिनेशन इज बेनिफिशियल टू द रेस ऑफ द प्लांट एज इट इंट्रोड्यूस न्यू जीन्स इनटू द लीनिएज। देखिए ट्रॉस पॉलिनेशन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट फ़ायदा यही है कि इसके द्वारा कुछ न्यू जीन्स, नए जीन्स कहाँ पे का ट्रांसफ़र होता है। अदरवाइज अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो कोई जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं आएगी, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में जेनेटिक डाइवर्सिटी आती है। क्रॉस पॉलिनेशन इम्प्रूव्स द रेजिस्टेंस ऑफ द ऑफस्प्रिंग टू डिजीज एंड चेंज इन एनवायरनमेंट। यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन के द्वारा रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता उत्पन्न होती है। द सीड्स प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन आर गुड इन विगर एंड वाइटलिटी। जो बीज उत्पन्न होते हैं वे विगर एंड वाइटलिटी उनकी अधिक होती है सेल्फ पॉलिनेशन के कंपेयर में। इफ़ देयर आर एनी रिसेसिव करेक्टर इन द लीनियर दे आर एलिमिनेटेड एज अ रिजल्ट ऑफ जेनेटिक रिकम्बिनेशन। यहाँ पे ये अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ी है तो उसमें आपको ध्यान रहे कि यदि हम कैपिटल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ पे जो एक तरीके से रिसेसिव करेक्टर है, मतलब स्मॉल टी वो तो एलिमिनेट ही हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि आप सिर्फ लंबों को लंबों से ही करवा रहे हैं। तो यहाँ पे लंबे दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो कैपिटल टी होगा या फिर कैपिटल स्मॉल टी होगा, जो हमने मैंडल के नियम में पढ़ा था। तो इस प्रकार से क्रॉस पॉलिनेशन करवाने के कारण एक तरीके से रिसेसिव करेक्टर जो होता है, अप्रभावी लक्षण, वो एलिमिनेट हो जाता है। इट इज़ द ओनली वे यूनिसेक्सुअल प्लांट्स कैन रिप्रोड्यूस। जो कि ऐसे पादप जिसमें कि एक लिंगाश्रयी होते हैं या फिर यूनिसेक्सुअल होते हैं, उनमें केवल यही ऑप्शन होता है पॉलिनेशन का। तो ये है एडवांटेजेस, बट देयर आर सम डिसएडवांटेजेस ऑल्सो। जो डिसएडवांटेजेस उसमें हैं, देयर इज़ अ हाई वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स दैट नीड टू बी प्रोड्यूस टू एंश्योर फर्टिलाइजेशन अकर। यहाँ पे जो हाई वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन्स इसलिए बोला गया है क्योंकि फर्टिलाइजेशन करने के लिए आपको बहुत सारे पोलन ग्रेन्स वेस्ट भी करने होते हैं, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि वो जो इंसेक्ट या जो भी हमने एजेंट काम में लिया है वो वहाँ पे पहुँचा। जबकि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है, क्योंकि एक ही पुष्प की बात है तो वहाँ पे वेस्टेज ऑफ पोलन ग्रेन नहीं होता, वहाँ पे आसानी से वहीं पे, यहाँ पे आपको अधिक मात्रा में पोलन ग्रेन की आवश्यकता होती है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। देयर आर हाई चांसेस दैट द गुड क्वालिटीज़ में गेट एलिमिनेटेड। कई बार ऐसा होता है कि जो हम चाहते हैं कि अच्छा कुछ क्वालिटी मिले, उसकी बजाय रिवर्स होके कुछ जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो चली भी जाती हैं क्रॉस पॉलिनेशन में ब्रीडिंग करवाने के कारण। तो इसमें इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, लेकिन इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। तो ये आज हमने कंप्लीट किया है कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे
इनकम्पैटिबिलिटी, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड पोलन स्टिग्मा इंटरेक्शन, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।